अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, जिसको आप रिव्यू एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शामिल हैं, जिसको हम MCQs भी कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं और उसमें से आपने राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs का क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टिक राइट टू द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं, उसमें 4 पॉसिबल आंसर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपने जो राइट वाला है उसको टिक करना है। बुक में तो तकरीबन आपके 9 या 10 क्वेश्चंस हैं MCQs, लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन 26 क्वेश्चंस MCQ सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो कि इससे पहले भी एग्जाम में आ चुके हुए हैं, आइंदा भी आ सकते हैं। तो वो सारे पॉसिबल MCQs जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हुए हैं। तो ये आपका जो बी पार्ट है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a वाली टर्म अगर 0 हो जाए तो आपकी स्केयर फॉर्म जो है, स्केयर टर्म 0 हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें स्केयर टर्म मौजूद होनी चाहिए, जिसमें x की पावर 1 मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कांस्टेंट टर्म c और इक्वेशन इक्वल टू 0। उससे मुराद ये है कि तीनों टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। इसका जो आंसर है वो आपको ये जो इक्वेशन दी गई है इसी में बता दिया गया है। किसी भी इक्वेशन में टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस साइन से हम सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि a और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहां पर मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको हम एक ही टर्म काउंट करते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि प्लस या माइनस कितनी दफा हो रही है। इसमें एक टर्म जो है वो ax² है, प्लस bx ये दूसरी टर्म, और प्लस c, ये 3 टर्म्स हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर जो है वो ये सी पार्ट आएगा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही, लेकिन इनको हम एक एक टर्म ही कंसिडर करेंगे। टर्म्स हमेशा वो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो किसी भी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ये हम सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। 3 मेथड आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी तक लर्न किए हैं। इसमें पहला जो था वो फैक्टराइजेशन था, फैक्टराइजेशन। दूसरा था कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये स्टूडेंट 3 मेथड हमने लर्न किए थे, तो इसलिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसके क्वेश्चन आपने किए हैं। -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। तो ये a पार्ट जो है यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो इसका राइट आंसर है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56। इसको स्टूडेंट हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम x² का जो कोफिशिएंट है 1 इसको लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है 56, तो प्रोडक्ट हमारे पास 56 आ जाएगा। यहां से हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जो हमें सेंट्रल टर्म दे -15 जो है। तो 7 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 56 आ रहा है, और इन्हीं को मैं अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 15 मिलना चाहिए, और 7 और 8 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 15 आ जाता है। यहाँ पे आपने -15 लिखना है, क्योंकि सेंट्रल टर्म के साथ -15 है। मुझे दोनों को नेगेटिव सिंबल असाइन करनी पड़ेगी, तो ये -15 आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके मुझे +56 मिल जाएगा। ये मेरी जो टर्म है 56, जो मेरी इनिशियल प्रोडक्ट। मैं आपको शॉर्टकट एक बता रहा हूँ
कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के टर्म का कोफिशिएंट अगर 1 है, कोई और रियल नंबर नहीं है, तो ये जो आपको फैक्टर मिले हैं ये दो, इनको आप एज इट इज फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, x-7 और x-8। अब इसमें मजीद जो हम 3-4 स्टेप्स करते थे, इसको पहले लिखते थे फैक्टर्स को, फिर कॉमन लेते थे, वो 2-3 स्टेप जो है वो मैं स्किप कर रहा हूं और यहां से मैंने स्ट्रेट अवे, अगर आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो आपने यहां पे मिलने वाले जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को स्ट्रेट अवे पैक कर देना है x के साथ, x-7, और सिंबल भी आपने वही रखनी है जो इनके साथ। तो ये मेरी इक्वेशन जो है फैक्टराइज हो जाएगी। ये पहला पार्ट जो है ए जो है वो इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड एन। अच्छा जी, x और 1/x दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। x का रेसिप्रोकल, इसको फ्लिप करके लिख देना तो रेसिप्रोकल कहलाता है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर x की जगह पर उसके रेसिप्रोकल को चेंज कर दिया जाए उसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा आंसर, जहां पर किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की जगह पर उसका रेसिप्रोकल पुट कर दिया जाए और इक्वेशन अनचेंज रहे, उसकी वैल्यू सेम रहे, उसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, अब यहां पर आप देखें एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें पावर वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है, 3 to the power x plus 3 to the power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is an exponential equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद हो उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, अब ये इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं जिसमें स्क्वायर टर्म मौजूद हो और कांस्टेंट टर्म मौजूद हो। तो इसके हमने सॉल्यूशन सेट जो है थोड़ा सा, इसको ये 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी, 4x² - 16 = 0। तो यहां से 4 कॉमन आ गया। जब 4 कॉमन आया तो इस अंदर इस पहली टर्म में से x² रह गया और सेकंड टर्म में से -4 रह गया। ये 2 फैक्टर आपके आ गए। अब इनको अलग-अलग आपने इक्वल टू 0 करना है। पहले 4 = 0, उसके बाद x² - 4 = 0। यहां से x² आपका इस लेफ्ट साइड पे रहा, -4 इस तरफ आ गया राइट साइड पर। अब हमने इस स्क्वायर को रिमूव करना है। हर दफा जब हमारे पास स्क्वायर है और हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका रूट ले लेते हैं। तो ये रूट इस तरफ और 4 का रूट आ गया +-2। तो अब x की 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास। 4 तो वैल्यू नहीं हो, क्योंकि 4 = 0 जब हम करेंगे तो ये इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है। 4 इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नहीं हो सकता। तो जो दो फाइनल वैल्यूज हमें मिल रही हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो x = +-2। तो ये डी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x to the power 4 - 3x to the power 3 7x to the power square - 3x plus 2 is called an। अच्छा जी, अब ये किस टाइप की इक्वेशन है? तो हम जब भी हमें कोई ऐसी इक्वेशन अगर दी गई है जिसमें x की पावर 4 से स्टार्ट हो रही है और ग्रेजुअली कम हो रही है, 3 2 1 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म और इक्वल्स टू 0, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल, तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक टाइप है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपने सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसकी प्योर फॉर्म है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले 1 जो है वो इक्वेशन की राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 25 जो है ये डिवाइड करेगा दोनों तरफ, यहाँ से वो कट जाएगा और इस तरफ 1/25 हो जाएगा, इस तरफ x² आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपने, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे। ये दोनों तरफ रूट ले लिया। अब ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये रूट 1/25 जब सिंप्लीफाई होगा तो 1 का रूट 1 ही आ जाएगा और 25 का रूट सॉल्व होके 5 आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों साथ आ जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यूज जो है मुझे मिल गई इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो मेरा आंसर जो है वो ए आर, ये मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 2 to the power 2x - 3 × 2
टू द पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है उसे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन द सॉल्यूशन सेट हमने बताना है ऑफ द इक्वेशन। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 11 की तरह। तो आपने ये इक्वेशन लिख देनी है। 9 राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। अब हमने स्केयर को रिमूव करना है, तो स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ रूट साइन लेंगे। ये रूट इस 2 से कट जाएगा, इस तरफ x आ जाएगा। दूसरी तरफ रूट 9 को आप सॉल्व करेंगे और आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ए पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन, और ये वही रेसिप्रोकल इक्वेशन। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसकी फर्स्ट टाइप। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर b की टर्म 0 हो जाएगी तो आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 रह जाएगी सिर्फ। अगर ये टर्म 0 हो गई और ये जो फॉर्म है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका ए पार्ट जो है राइट आंसर है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 राइट, वेयर a b एंड c आर, a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमेशा इसके साथ आएगा और एक रियल नंबर होगा। b जो है वो x की पावर 1 का कोफिशिएंट है और c जो है वो रियल नंबर। तो ये तीनों जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये तीनों a b c जो है ये रियल नंबर्स। तमाम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये a b c जो है ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा C, राइट आंसर। एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट रिड्यूसेस टू। अब अगर आपका a जो है वो 0 हो गया स्टूडेंट, तो आपकी स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ जो भी वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है और आपकी रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर रह जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 फैक्टर, क्योंकि पावर जो है वो मैक्सिमम 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके फैक्टर्स या x की वैल्यूज भी हमें 2 मिलती हैं और फैक्टर्स भी हमें 2 मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 आ। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री कहलाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर या डिग्री जो है वो भी 2 ही होगी। तो इसका राइट आंसर ये बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि फैक्टर कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 फैक्टर आएंगे, लाइक x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब 2 फैक्टर्स आएंगे तो हमें x की वैल्यूज भी 2 ही मिलेंगी। तो एक x इज इक्वल टू माइनस 2 और एक x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यही इसके रूट या सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो बी है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ये राइट आंसर है। 2 रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट शुड बी डन टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, कौन सा ऐसा एक मैथमेटिकल एक्शन जो है वो करेंगे जिससे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो सिंपल आंसर ये है कि आप डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट इस इक्वेशन को 3 के साथ। ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसका आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो आपने इन दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दिया है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और 0 के साथ भी। 0 के साथ जब भी कोई टर्म डिवाइड करेगी तो उसका आंसर 0 ही आ जाए। और अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन को थ्रू आउट या तो डिवाइड किया 3 के साथ, और इसी चीज को आप एक दूसरे अंदाज में कह सकते हैं
कि मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 1/3 के साथ। ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात को दो मुख्तलिफ अंदाज से क्या कहा गया। सो यहां पर जब हम देखते हैं मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1/3, तो ये ए वाला पार्ट जो है राइट आंसर। तो ना तो आप डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को 1/3 के साथ, ना ही आप ऐड कर रहे हैं, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट शुड बी डन टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से पूछा गया है। तो हमारा आंसर यही है कि हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। ये आपने देखें, इस इक्वेशन को आपने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 7 के साथ। अब आप ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 7 नहीं, डिवाइड द इक्वेशन बाय 7। ये वाला बी पार्ट जो है ये इसका राइट आंसर। डिवाइड करेंगे 7 के साथ या मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, ये दोनों ऑप्शन ठीक हो तो ये बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आ गया। कैंसिलेशन ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इससे क्या होगा, दोनों तरफ अगर आप x को कैंसिल कर देंगे तो इस तरफ x की पावर जो है वो 1 है, तो यहां से x खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पावर 2 है, यहां पर एक पावर रह जाएगी। तो जब दोनों तरफ से आप एक x को कैंसिल करेंगे तो इस तरफ x खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ x 1 रह जाएगा। और जब 5 जो है इस तरफ आके डिवाइड होगा, 5 इस 30 को दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो इस तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से ये डिवाइड करेगा, और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहां पर वो पूछ रहा है कैंसिलेशन ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, द लॉस ऑफ 1 रूट। अब आप देखें कि बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हमें मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर हमें एक रूट मिल रहा है, एक रूट से हम महरूम हो गए। अब ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया गया। द लॉस ऑफ 1 रूट, नो लॉस ऑफ एनी रूट, ये तो गलत है। एक तो रूट हम लॉस कर चुके हैं। गेन ऑफ 1 रूट, गेन भी नहीं हुआ। और नंबर 4 अनडिफाइंड सोल्यूशन, अनडिफाइंड भी नहीं है, हमें x की एक वैल्यू मिल गई है। तो मेरा फर्स्ट जो ए है वो मेरा राइट आंसर है कि एक रूट हम मिस कर गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर हमें एक रूट मिला है, दोनों तरफ x को कैंसिल करने। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ये इसकी हम डेफिनेशन में इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक्सट्रेनियस रूट एक ऐसा रूट है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने से तो मिल जाता है। x की वैल्यू आ गई, लेकिन जब हम उसको वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड्स बैलेंस नहीं आती। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके मैं 2 रूट फाइंड कर लेता हूं, एक 4 है एक 3 है। ये 2 रूट फॉर एग्जाम्पल, ये मैं इसको एक्यूरेटली नहीं सॉल्व कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इनमें से 4 अगर मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन में, वापस इस इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं आती। एक तरफ 4 आ जाता है, एक तरफ 6 आ जाता है। तो ये 4 जो है मेरा एक्सट्रेनियस रूट होगा, और सोल्यूशन मेरा वो होगा जिसको वापस पुट करने से दोनों साइड्स बैलेंस आ। तो ये एक्सट्रेनियस रूट का कॉन्सेप्ट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, कैंसिलेशन ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप। अब ये इक्वेशन है, दोनों तरफ एक एक्स कैंसिल कर देंगे, यहां पर x1 है, यहां पर x2 है। जब आप दोनों तरफ से एक एक्स कैंसिल करेंगे तो आपका एक रूट कम हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square is equal to bx means the loss of 1 रूट। अब क्वेश्चन ये दैट रूट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये रूट जो है वो किसके बराबर हो। तो यहां पे हम देखते हैं इसमें से, इस इक्वेशन में से x को कॉमन ले लिया अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, एक x ax रह गया बाकी। यहाँ पे जब एक x कॉमन आ गया और दूसरी तरफ x की पावर 1 है, ये बाहर हमने लिख दिया तो अंदर सिर्फ माइनस बी रह गया। अब आपको पता है कि ये 2 फैक्टर बन गए हैं, इक्वेशन फैक्टराइज हो गई है। इसके दोनों रूट्स को, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे तो एक x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी राइट साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, a नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 मिल गई आपको b/a, और दूसरी जो है
वो आप देख सकते हैं कि वो 0 के बराबर हो। तो इसमें ए पार्ट जो है कि जो रूट हम लॉस कर रहे हैं वो हमेशा 0 के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया आपके पास ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इफ y is equal to x to the power -1 and 3y is equal to 5, तो दो वैल्यू ऑफ x इज ये क्या होगा? इसमें थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3y बताया गया है 5 के बराबर। यहां से आप y की वैल्यू जो है वो हमें बताई गई है x की पावर -1 है। तो आप y की जगह पर आप इस इक्वेशन में जहां पर y है वहां पर x की पावर -1 पुट कर देंगे। x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x। x की पावर -1 नीचे डिनोमिनेटर में जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से ये सिंप्लीफाई होके ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/x आ गया इज इक्वल टू 5। अब यहां से हम इस x को, बल्कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझे कि ये x जो है इस तरफ आ जाएगा और ये 5 जो है वो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आ, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/5। तो यहां पे मेरा आंसर जो है वो डी आ गया। इफ 2x इज इक्वल टू 1 देन x मस्ट बी इक्वल टू x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2x इज इक्वल टू 1 है। किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब हम इसी इक्वेशन में 2 टू द पावर x में दूसरी साइड पर, क्योंकि 1 है तो 1 की जगह हम 2 टू द पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 ये दोनों एक ही बराबर है। तो इसलिए जहां पर 1 है वहां पर मैंने 2 की पावर 0 कर दिया। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो मेरी बेस सेम हो गई है। ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 0 है। और जब बेस आपकी सेम हो जाए तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं। ये x जो है इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। ये एक बहुत ही सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया। ए पार्ट जो है आपका राइट आंसर आ गया। और अब लास्ट 27, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अगेन एक बहुत सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और 8y इज इक्वल टू 1 और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 8y हमने लिख दिया, 8y इज इक्वल टू 1। उसके बाद y जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर रहा, 8 जो है वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू हमें 1/8 मिल गई। दूसरी तरफ हमारे पास y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। यहां पर हम y की जगह पर ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/8, अगर ये पुट कर दें, यहां पर ये जो हमने y की वैल्यू 1/8 फाइंड की है इसको हम y की जगह पे पुट कर देंगे और 1/8 आ जाएगा इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब 8 क्योंकि 2 टू द पावर 3 होता, आप देखें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 की जगह पर हमने 2 टू द पावर 3 लिख दिया। ये 2 टू द पावर x एज इट इज आ गया। अब अगले स्टेप में 2 नीचे डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 3 पॉजिटिव है तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में आके 2 टू द पावर -3 हो जाएगी। इस तरफ 2 टू द पावर x है। अब आप देखेंगे फिर से बेसिस इक्वेट हो गई है, बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर में लिख। तो -3 इज इक्वल टू x आ गई। क्वेश्चन नंबर 27 का जो मेरा राइट आंसर है वो डी पार्ट आ गया, x इज इक्वल टू माइनस। तो यहां पर स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज खत्म हुए हैं। ये मैंने थोड़े से ज्यादा आपको एमसीक्यूज करवा दिए, आपकी बुक से ज्यादा मैंने सिलेक्शन यहाँ पे जमा कर दी है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, चैप्टर के अंदर में से कोई उठा के दे देते हैं, तो यहाँ पे वो सारे एमसीक्यूज मैंने कवर कर दिए जो पिछले एग्जाम में भी इनमें से आ चुके हों। ओके जी, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनको इनके शॉर्ट आंसर बताने। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सोल्यूशन के लिए इसको लिख लिया दोबारा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन जो सबसे इजी मेथड है उसको देखेंगे। उसके लिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 लिख लिया और कांस्टेंट टर्म -2 लिख ली। फैक्टराइजेशन में हमेशा यही स्टेप हम सबसे पहले कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो इनिशियल प्रोडक्ट -2 मेरे पास आ गई।
-2 को आपने फोकस करना है। अब आपने देखना है सेंट्रल टर्म को कि मुझे +2 कैसे मिल सकता है। 2 के जो दो ही एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल सकता है 1 × 2, और इसमें आप देखें कि मुझे कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता जो मुझे +2 तक पहुंचाए। अगर मैं इसको 2 और 1 को लिखता हूं और यहाँ पे मुझे चाहिए +2 नीचे चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की मुझे मदद से मुझे +2 मिल ही नहीं सकता। या तो मैं इनको ऐड करूंगा या इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों सूरतों में +2 नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा। उसके लिए मैंने यहाँ से a की वैल्यू 1 ले ली है जो कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है। x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट टर्म -2 आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया आपके लिए, -b + -b² -4ac/2 है। अब इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है। माइनस जो है वो फार्मूले का है, b की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले -2 पुट कर दी है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है ये वाला, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है, और 2 × a की वैल्यू 1 पुट कर दी है यहाँ पर। अब वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब इनको बस सिंप्लीफाई करना है। -2 एज इट इज प्लस -b एज इट इज, 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएंगे, और 4 × 2 8 आ जाएगा, और नीचे 2 × 1 2 आ गया, -2 प्लस माइनस 4 और 8 12 आ गया, नीचे 2 आ गया। 12 के आपने 3 फैक्टर बन रहे हैं, 2 × 2 × 3 इज 12। 12 भी रूट में है और ये तीनों फैक्टर्स भी मैंने रूट में लिख दिए हैं। यहाँ से जो एक पेयर है 2 × 2, वो एक 2 जो है वो रूट साइन से बाहर लिख दिया जाएगा। ये 3 जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको रूट में ही लिख दिया गया है। और √12 की सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ गई है 2 × √3, तो वो 12 की जगह पर यहाँ पे लिख दी गई है। ऐसे -2 प्लस माइनस एज इट इज। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया है इस पूरी ऊपर वाले पार्ट में से। यहाँ पर -2 इसमें से जब बाहर आया तो -1, और प्लस माइनस की सिंबल एज इट इज, और ये 2 √3 में से 2 बाहर आया तो सिर्फ 3 रह गया डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है ये वाला जो हमने कॉमन लिया है ये कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ ये पार्ट जो है आपका आंसर में आ जाए, -1 प्लस माइनस √3, और यही इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पर आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, तो ये इसका आंसर आ गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² = 15x। इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। अब ये -15x जो है पहले स्टेप में ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर होकर आके ये -15x हो गया, 5x² एज इट इज आ गया। अब ये दो टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल फॉर्म में है, ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ये प्योर फॉर्म में है। तो यहाँ से जब दो टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप इसमें से सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें तो 5 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है और x भी लिया जा सकता है, तो 5x कॉमन आ गया, 5x की पावर 1। यहाँ पर एक x बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो सिर्फ एक x की पावर रह गई, अंदर x रह गया। दूसरा नेगेटिव 5 बाहर आ गया तो 15 में से 3 रह गया, x भी बाहर आ गया, x की पावर यहाँ पे 1 थी, ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म रह गई। अब अगले स्टेप में दो फैक्टर आ गए हैं मेरे पास, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, और जब इस तरह की मेरे पास फैक्टराइजेशन हो जाए, मेरी इक्वेशन जो है वो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज फॉर्म में मुझे मिल गई है, प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे मिल गई है। अब मैं दोनों फैक्टर्स को बारी बारी, इसको भी और इसको भी इक्वल्स टू 0 करूँगा। तो ये 5x इक्वल्स टू 0 हुआ, 5 दोनों तरफ डिवाइड होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी 0 के, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 0 को जब भी कोई टर्म डिवाइड करेगी तो आंसर 0 आ जाएगा। एक वैल्यू मुझे 0 मिल गई। दूसरा x - 3 इक्वल टू 0 हुआ, -3 राइट साइड पर आकर +3, दूसरी वैल्यू मुझे मिल गई x = 3, और यही दो वैल्यूज मेरी सॉल्यूशन सेट में आ गई। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि दो टर्म्स की थी उसको सॉल्व करके ये मेरी वैल्यू आ गई। ये सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2,
और अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है और इसमें जो इक्वेशन आपको दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में। आप ये देखें, पहले ही एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किए थे। दो फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, इक्वेशन इक्वल्स टू 3 है। सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया। सबसे पहला काम जो इस किस्म के क्वेश्चंस में हम करते हैं वो है एलसीएम की मदद से इन दोनों फ्रैक्शंस को सेम करना है, हमने एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये एलसीएम इसका आ गया, एलसीएम की लाइन मैंने लगा दी और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये x+4 और x-4, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके मैंने यही इनका एलसीएम आ गया। उसके बाद डिवीजन का प्रोसेस है, ये x+4 जो है इसको कैंसिल करेगा और जो ये रिमाइंडर दूसरा वाला फैक्टर है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब x-4 ये वाला जो फैक्टर है ये इसको कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों सेम है, डिवीजन में इनका आंसर 1 आएगा और ये जो x+4 है जो रिमाइंडर है यहाँ पर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इसको यहाँ पे लिख देगी। ये प्लस साइन जो है वो एज इट इज आ जाएगी और इक्वेशन इक्वल टू 3 आ गई। अब इनको ओपन करते हैं, दरमियान में एडिशन है, x-4 ये प्लस है, दरमियान में अंदर की सिंबल एज इट इज रहेंगी, तो प्लस x और +4 आ गया। नीचे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नीचे दो फैक्टर्स जो है आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई होगा x से तो x², उसके बाद ये x इस -4 से तो -4x, अब ये 4 इस x से तो +4x अगेन, और ये 4 इस 4 से तो -16 आ जाए। इक्वेशन इक्वल्स टू 3 आ गई। ऊपर आपके ये दोनों x जो है कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की नेगेटिव सिंबल है, सॉरी ये दोनों प्लस हैं, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ये 2x आ जाएगा। ये -4 और +4 ये कैंसिल हो जाए, नीचे x² एज इट इज आ गया और ये -4x और ये +4x कैंसिल हो जाएंगे और x² और -16 आ गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 3 आ गई। अब अगले स्टेप में दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि सिंगल फ्रैक्शन, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, इसे भी आप फ्रैक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर कोई रियल नंबर है उसके नीचे एज्यूम किया जाता है कि 1 आएगा हमारा, और ये भी एक फ्रैक्शन ही कंसिडर हो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 1 जो है ये इस तरफ आके 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे वाला फैक्टर जो है वो इस तरफ आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखें, x² -16 ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई, ये लिख दिया, इस तरफ 2x लिख दिया मैंने। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 3x², ये 3 इस x² के साथ, -3 × 16 इज 48। अब स्टूडेंट इक्वेशन की तमाम टर्म्स को राइट साइड पे लाया गया है, 3x², ये -2x मैंने स्केयर वाली टर्म के बाद लिख दिया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, -48 आ गया। अब जब मेरे पास इक्वेशन मेरी इस साइड पर 0 के बराबर आ गई, अब मैं इसको पूरी की पूरी दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दूंगा, तो 3x² -2x -48 मेरा लेफ्ट साइड पर, 0 मेरा राइट साइड पर। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दिया है इसलिए कोई सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगी। और क्वेश्चन मेरा यही था कि मैंने जो इक्वेशन मुझे फ्रैक्शंस की फॉर्म में दी गई है मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। जिसमें स्केयर टर्म भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें लीनियर टर्म x⁻1 भी मौजूद है और इसमें कांस्टेंट टर्म भी मौजूद। तो ये मेरी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राइट द नेम ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलवेज 3 मेथड जो है वो हमने लर्न किए चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्केयर एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इसका आंसर आ गया। 3 मेथड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के 3 मेथड, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दी गई है। तो जब भी स्टूडेंट इस किस्म की इक्वेशन आएगी जिसमें आपको स्केयर नजर आ रहा है, किसी भी टर्म का स्केयर नजर आ रहा है, तो स्केयर को आपने हमेशा से रिमूव करना है, अगर को उसका रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे
इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और अंदर वाली टर्म 2x माइनस 1/2 एज इट इज आ जाएगी। अब मैं 9 का स्क्वायर, जब 9 का रूट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3। और जब रूट में पेयर आ जाए तो एक उस पेयर में से एक नंबर आप रूट साइन के बाहर ले सकते हैं। 4 का रूट सॉल्व किया तो मेरे पास 2 आ गया। रूट 9/4 को जब मैं सॉल्व किया रूट खत्म हो गया, मेरे पास 3/2 आ गया। प्लस माइनस रूट को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस और माइनस की सिंबल इकट्ठी आती हैं, साथ आती हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में तो ये -1/2 इक्वेशन की राइट साइड पर आ गया इस तरफ, 3/2 प्लस 1/2। ये अभी 3/2 की वैल्यू मैं प्लस में ले रहा हूं और यहां पर इस तरफ भी यहां पर 3/2 की वैल्यू माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे भी ये -1/2 इस तरफ आ गया राइट साइड पर और ये टर्म 2x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1/2 आ गया। अब क्योंकि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम भी 2 होगा और ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही। तो 3 और 1 ऐड होके 4 आ गया आपका। 4 को डिवाइड करेगा, 2 इस 4 को डिवाइड करेगा तो आंसर 2 आ गया, ये लिख दिया। और अब 2 दोनों तरफ जब आप डिवाइड करेंगे, यहां से आप खत्म करेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर से आंसर 1 आ गया। तो एक वैल्यू x की 1 आ गई। दूसरी तरफ अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखें आप दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आ गया। ऊपर वाली टर्म जो है दोनों टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी उस सूरत में कि जब एलसीएम सेम हो तो -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आ जाएगा। जब -2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये अब ये 2 नीचे आएगा, इधर राइट साइड पर डिवाइड होगा तो दूसरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1/2 और ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू -1/2, ये मेरा सोल्यूशन सेट आ। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। और अब नेक्स्ट पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 6। तो इक्वेशन जो है उसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x जो है वो रूट साइन के अंडर है, तो इसको हम रेडिकल इक्वेशन जो है वो कहेंगे। 1.4 एक्सरसाइज का जो थ्योरी सेक्शन है उसमें हम रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन कर चुके हैं। सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया आपने। और जब भी आपने रूट को रिमूव करना है, सबसे पहला काम यही करना है। तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है, तो हमें अगर रूट को रिमूव करना है, रूट साइन को ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे। ये मैंने लिख दिया दोनों तरफ स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हुआ और x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर आ गया। दूसरी तरफ ये अंदर वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई रूट साइन से बाहर, 3x + 18। तो ये मेरा पहला स्टेप था। अब मैं क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म मुझे राइट साइड पर पॉजिटिव है तो इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वेशन की इधर राइट साइड पे ले आऊँगा। तो x स्क्वायर, ये 3x इस तरफ आके -3x और 18 पॉजिटिव इस तरफ आके -18 हो गई। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई मेरी। क्योंकि 0 अगर मेरा लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो मैं दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दे ताकि मेरी एक ट्रेडिशनल फॉर्म आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसपे मेरा 0 हमेशा राइट साइड पे होता है। तो जब मैं दोनों साइड्स को इंटरचेंज करूंगा, ये मेरी राइट हैंड साइड है ये, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब दोनों साइड्स को पकड़कर उठाकर एक इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर कोई भी सिंबल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एज इट इज़ आ गया x स्क्वायर -3x -18, 0 अब मेरा राइट साइड पे आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का इजी मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन से अटेम्प्ट करेंगे अपनी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है ये लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -18 आ गया। -18 को आपने ज़हन में रखना है और इसके जो दो फैक्टर जो कम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहे हैं जो मुझे इस सेंट्रल टर्म तक पहुंचाएंगे, -3x फोकस करना है। -3 मैंने दोबारा इधर लिख दिया नीचे। अब सिंबल असाइन करनी है, नीचे -3 आया है
तो ये 6 का सिंबल मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा और 3 का पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो आपस में तो नेगेटिव 18 आना चाहिए, जो कि मेरी इनिशियल प्रोडक्ट। तो ये दो राइट एक्यूरेट फैक्टर मुझे मिल गए हैं, इन्हीं को मैं लिख लूंगा। तो यहां पर मैंने इनको लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया। और मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो कि 3 टर्म्स पर मुश्तमिल थी, ये एक्स स्क्वायर -3x माइनस 18, अब ये 4 टर्म, जो सेंट्रल टर्म है वो स्प्लिट होके 2 टर्म्स में मुंतकिल हो गए, और ये मेरे पास 2 पेयर आ गए हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर। इनमें से अब मैं कॉमन लूंगा। पहले पेयर में से मेरा x कॉमन आया और यहां से x अंदर रह गया और यहां से -6 रह गया इस टर्म में से। आगे +3 कॉमन आया इस पेयर में से, 3x माइनस 18 में से। तो 3x में से 3 कॉमन आया तो x रह गया, और 3 कॉमन आया -18 में से तो -6 रह गया। ये मैंने कॉमन ले लिया, और मेरा चेक पॉइंट हमेशा से ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए दोनों टर्म्स में से। इसी को कॉमन ले लूंगा, x माइनस 6 कॉमन आ गया, यहाँ से ये x अंदर रह गया और यहाँ से +3 रह गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब 2 फैक्टर आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के इक्वल करूंगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 6, यहाँ से ये -6 इधर राइट साइड पे आ जाएगा। दूसरी तरफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 किया और यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू -3, ये 3 जो है इस तरफ आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यूज जो है वो मुझे मिल गई हैं। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मैंने दोनों तरफ लिख दी है, इस तरफ ये भी, ये सेम इक्वेशन है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 6 पुट करूंगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 6 पुट करूंगा। तो यहाँ पे इस x की जगह पर ये 6 आया, तो 18 प्लस 18, 18 प्लस 18। दूसरी तरफ यहाँ पर भी x की जगह पर 6 पुट कर दिया। अब आप देखेंगे रूट के अंदर 36 आ गया, और 36 का रूट सॉल्व किया तो आपके पास 6 आ गया। दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई, इक्वेशन मेरी बैलेंस आ गई। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 6 वाला जो रूट है वो मेरा सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। ये भी चेक हो गया। दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -3 पुट कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर रहा हूँ। इस तरफ -3 आ गया, ये 3 -3 मल्टीप्लाई होके -9 आ गया। इस तरफ ये 18 एज इट इज है। अब 18 में से -9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आ गया, दूसरी तरफ -3 है। 9 को जब सॉल्व करेंगे रूट 9 को तो आपके पास 3 आ जाएगा, दूसरी तरफ -3 है, विच इज़ नॉट ट्रू। इक्वेशन मेरी बैलेंस नहीं आई, सेम नहीं आई दोनों साइड्स में नहीं, तो विच इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -3 की वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करती मेरी इक्वेशन को, और इसलिए x इज इक्वल टू -3 जो है वो उसको मैं एक्सट्रेनियस रूट कहूँगा। ये वो रूट है जो मुझे सॉल्व करने से तो मिल जाता है जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, लेकिन जब मैं इसको इक्वेशन में वापस पुट करता हूँ तो मेरी दोनों साइड जो है वो बैलेंस नहीं आती, वो सेम नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा, ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो सॉल्यूशन सेट मेरा आ जाएगा सिर्फ 6 आ जाएगा इसमें। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको लिख दिया मैंने आपके लिए। एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी थ्योरी में हम इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का जो थ्योरी सेक्शन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो a, जो लीनियर टर्म x की पावर 1 का कोफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म जो c है वो आर द मेंबर्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट जो है उससे बिलोंग्स करते हैं a b c, यानी कि ये रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर आपको पता है कि तमाम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, दे आर ऑल पार्ट ऑफ
रियल नंबर्स। तो ए बी सी भी जो है वो रियल नंबर्स होंगे और ए कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर ए 0 हो जाएगा तो आपकी ये स्केयर वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी और आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी क्योंकि स्केयर टर्म खत्म हो गई और आपकी ये इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो एक ऐसी इक्वेशन को कहेंगे जिसमें अगर आप किसी भी वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, x एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन आपको दी गई है x की फॉर्म में, तो आप उसकी तमाम वैल्यूज़ में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर उसका रेसिप्रोकल लिख दें और उसके बावजूद इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू अनचेंज रहे, सेम रहे, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। रेसिप्रोकल आप समझते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर फ्लिप कर दें तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। 1/2 या 3/4 को फ्लिप कर दें तो 4/3 रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसी तरह ये फ्रैक्शन है, आप यूँ समझे कि ये x/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x आ। और ये दो फॉर्म्स हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये आपने हमेशा से अपने ज़हन में रखनी है। जब भी इस किस्म की फॉर्म आए, इस किस्म के हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 में। x की पावर 4 से शुरू होगी और ग्रेजुअली सीक्वेंस में ये कम होती जाएगी और इक्वेशन इक्वल्स टू 0। और दूसरा टाइप जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, उसमें आप देखें कि स्केयर टर्म है और उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड हो रहा है इनटू a प्लस बी, और फिर x की टर्म है, x की पावर 1 की टर्म है और उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड हो रहा है। ये दूसरा पेयर है, दूसरी टर्म है। एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, प्लस c कांस्टेंट टर्म प्लस c और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की दो टाइप और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे बयान कर। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 9, डिफाइन एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो वेरी सिंपल, an equation in which variable occurs in exponent और पावर। तो बहुत ही सिंपल, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x, y, z जो भी यूज हुआ है उस इक्वेशन में वो पावर में आए। अगर वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद है तो ऐसी इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक्सपोनेंट और पावर जो है वो सिनोनिम्स है, वो सेम वर्ड्स हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10 की। पार्ट नंबर 10, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को देख लें। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर द रूट साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। वेरी सिंपल, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अभी पढ़ा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आए, एक्सपोनेंट में आए, उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर वेरिएबल x जो है वो रूट साइन के अंडर आए, अंडर द रूट साइन, अंडर द रेडिकल साइन, रूट और रेडिकल यहाँ पर दोनों हम मानी अल्फाज हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। इसकी दो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दी है यहाँ पर। रूट के नीचे आ रहा है x+3 इज इक्वल टू 1 और सेकंड एग्जांपल में रूट के नीचे x-1 इक्वल्स टू अंडर रूट x-2। तो ये रेडिकल इक्वेशन आपकी कहलाएगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 11 की तरफ। डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट को डिफाइन करें। रूट स्टूडेंट क्या होते हैं? रूट एंड सोल्यूशन सेट आर द सेम वर्ड्स। किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे हम उस इक्वेशन का रूट कहते हैं। और अगर फर्ज करें कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, लाइक x² - 2x + 3 को मैंने सॉल्व किया है और मुझे x की दो वैल्यूज़ मिली हैं 4 और 5। अब इन दोनों में से इन दोनों को मैं वापस पुट करता हूं जहां पर x मौजूद है और मुझे मेरी इक्वेशन की दोनों साइड सेम नहीं मिलती। वैल्यू मैंने यहीं से ली है, इसको सॉल्व करके ये दो वैल्यू मिली है मुझे, लेकिन इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसको मैं वापस पुट करता हूं तो दोनों साइड्स मेरी सेम नहीं आएंगी। तो ऐसी वैल्यूज को, ऐसे रूट्स को एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लें। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू,
which do not satisfy the original equation is called extraneous rule। कि वो satisfy ना करे ओरिजिनल इक्वेशन को, उसकी वैल्यू जब हम वापस पुट करें तो हमारी साइड अनबैलेंस आए। जहां पर जैसे यहां पर अगर मैं 4 पुट कर दूं तो मेरा इस तरफ आंसर 5 आ जाए जो कि 0 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब है कि ये इनमें से कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसी को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट की तरफ। राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो आपने सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें स्केयर टर्म तो मौजूद हो लेकिन लीनियर टर्म जिसमें x की पावर 1 आ रही है वो मौजूद नहीं होगी, बल्कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म मौजूद हो। यहां पर आप देखें 4x² स्केयर टर्म मौजूद है लेकिन x की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, बल्कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, -25 इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसकी सेकंड एग्जांपल भी देख लें, 3x² इज इक्वल टू 16। ये अगर हम इसकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये 3x² और -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो एग्जांपल इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो हमने लिख दी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 12 खत्म हुआ और अब चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट आपको इस 13 पार्ट में दी गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया। केयर टर्म का जो कोफिशिएंट है 1 उसको और कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इनिशियल प्रोडक्ट -2 आ गई। -2 के हमने फैक्टर बनाए, कॉम्बिनेशन हमने बनाना है कि जो इस सेंट्रल टर्म जो कि -1 है ये मुझे मिलनी चाहिए। तो 2 के दो फैक्टर्स या कॉम्बिनेशन 1 × 2 जो कि मुझे 2 दे सकते हैं, इन दोनों को मैंने लिख लिया 2 × 1। अब मैं इसको सिंबल असाइन करूंगा जो कि मुझे -1 दे, सब्ट्रैक्ट होके और मल्टीप्लाई करके मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये मिलनी चाहिए। ये मेरी दो कंडीशंस हैं। तो 2 को मैंने माइनस साइन असाइन कर दिया, 1 को जो है मैंने प्लस सिंबल दे दिया। इस तरह से सब्ट्रैक्ट होके मुझे -1 मिल जाएगा और जब इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -2 आ जाएगा। ये दो कंडीशन मेरी पूरी होनी चाहिए फैक्टराइजेशन में हमेशा। और ये जो दो फैक्टर मिले अब इनको लिख लिया, x -2x + x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेना है, दो पेयर मुझे मिल गए हैं। सेंट्रल टर्म जो है मेरी दो टर्म्स में स्प्लिट हो गई है, इसी को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो दो पेयर आ गए हैं, एक ये पेयर आ गया है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। तो फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आया और यहां से आप देखें कि इसमें से सिर्फ x रह गया और इस सेकंड टर्म में से -2 रह गया। अगली दोनों टर्म्स में से कोई टर्म x -2 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो +1 कॉमन ले लिया। ये जो प्लस वाली सिंबल है अगर इधर माइनस है तो माइनस लेते, तो 1 कॉमन आया तो x -2 एज इट इज आ गया। सिंबल भी चेंज नहीं होंगी, सिंबल सिर्फ उस सूरत में चेंज होंगी अगर नेगेटिव कॉमन लिया जाए। और अब ये मेरा चेक पॉइंट, दोनों फैक्टर मेरे ये दोनों सेम है, इसी को कॉमन ले लूंगा और यहां से x रह जाएगा और यहां से 1 रह जाएगा। ये मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, फैक्टराइज फॉर्म में आ गई है। दोनों को बारी बारी इक्वल करूंगा, x -2 इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये -2 जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा और जब x + 1 को इक्वल करूंगा 0 के और ये 1 जो है इस तरफ आके नेगेटिव होगा तो दूसरी वैल्यू -1 मिल गई और यही मेरा सोल्यूशन सेट आ गया, यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 14, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो इस सोल्यूशन के लिए इसको लिख दिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए स्केयर टर्म का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां पर स्केयर टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू भी 1 आ गई। x की पावर 1 वाली या लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 आ गई। b हमेशा लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है और c आ गया -2,
ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर आप देखें माइनस बी प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं इसमें, और बी स्क्वायर रूट के अंदर -4ac/2a। अब जहां जहां पर ए बी सी है वहां पर हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये जो हमने फाइंड आउट की हैं। a = 1, b = 1 और c = -2। तो यहां पर नेगेटिव b की जगह पर 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज, रूट साइन के अंदर 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर जहां पे था ये -4 फॉर्मूले में, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। यहां पर 2 × 1 आ गया, यानी कि a की वैल्यू 1 आ गई 2 के साथ। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, -1 + 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 × 2 = 8 आ गया, नीचे 2 × 1 2 आ गया, -1 + 1 प्लस माइनस एज इट इज, 8 और 1 √9 आ गया, नीचे 2 आ रहा है। अब अगले स्टेप में इनको √9 को जब सिंप्लीफाई किया तो आप देखें 3 × 3, रूट साइन के अंदर एक पेयर में से हमने 3 को बाहर ले लिया, तो -1 और प्लस माइनस 1 और ये 3 आ गया इस √9 की जगह पे, नीचे 2 आ रहा है। अब इनको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे, पहले -1 प्लस के साथ सॉल्व होगा, 2 आ जाएगा, -1 + 3 सब्ट्रैक्ट होके 2/2 आ गया, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी तरफ अब -1 और -3, इनको अब इस नेगेटिव वाली सिंबल से सॉल्व कर रहे हैं, 2 नीचे है, -1 और -3 ऐड होके -4/2, और ये एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा, x की एक वैल्यू -2 आ गई, और मेरा सोल्यूशन सेट जो है उसमें ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी। तो ये आंसर आ गया आपका पार्ट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 के। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ। फाइंड सोल्यूशन सेट आपने सॉल्व करना है, और 25x² - 1 = 0, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन। आप देख सकते हैं स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म, तो ये आपको अच्छे तरीके से इसकी पहचान होनी चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली टर्म जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। 25 को मैं 5 लिख सकता हूं, और x और इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको मैं ओपन करूंगा 5x² को, तो मेरे पास यही टर्म वापस आ जाएगी, तो मैंने इस टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। और -1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप एक और चीज जरा गौर करें कि अगर मेरे पास दो ऐसे फैक्टर हैं a + b, और वही सेम फैक्टर एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, a से मल्टीप्लाई हुआ तो a² आ गया, अब ये इस b से मल्टीप्लाई हुआ तो -ab, उसके बाद ये +b और ये a मल्टीप्लाई हुआ तो फिर +ab आ गया, ये b इस -b से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों क्योंकि सेम वेरिएबल हैं तो -b² आ गया। अब अगले स्टेप में ये दो प्लस और -ab कैंसिल हो गए, और मेरे पास जो टर्म आ गई वो थी a² - b²। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैं a + b और a - b दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म। और इसी तरह से ये एक फॉर्मूला भी है, ये एक आइडेंटिटी भी है, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास ये फॉर्म हो a² - b², तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे की इंटरचेंजेबल है। ये फॉर्म अगर है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर ये है तो इसको रिवर्सेबल है दोनों। तो यहां पर मेरे पास आप देखें कि ये फॉर्म आ रही थी, इसको मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a² - b² की फॉर्म में लिख दी। ये टर्म आप देखें, इसको अगर आप a² समझ लें और ये वाली टर्म जो है इसको आप b² समझ लें, और दरमियान में इनके नेगेटिव है, तो अब मैं इनको इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। एक दफा 5x और 1 प्लस के सिंबल के साथ, और दूसरी दफा 5x - 1, और इक्वेशन = 0। अब आप गौर करें कि मैंने क्या किया, मेरे पास ये फॉर्म थी और उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, बस इतना ही किया मैं। और अब इन दोनों फैक्टर्स को जो मेरे पास आए हैं, इनको मैं, क्योंकि दो फैक्टर आ गए हैं, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी फैक्टराइज हो गई है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है,
दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको बारी बारी इक्वल टू 0 करूंगा। तो 5x प्लस 1 0 हुआ इक्वल के 1 जो है वो इस तरफ आया, नेगेटिव हो गया, 5 डिवाइड हुआ तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -1/5। दूसरी तरफ मैंने इक्वल किया 0 के, ये -1 जो है इस तरफ आके +1 हो गया, और जब 5 डिवाइड हुआ तो x की एक वैल्यू 1/5 आ गई। और ये दो वैल्यूज इनको मैं लिख लूंगा अपना सॉल्यूशन सेट में, एक -1/5 और एक +1/5। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 15 का। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 16 की तरफ। फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ x² - 9 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला पार्ट किया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, प्योर फॉर्म में, स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन इक्वल्स टू 0, और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन की मदद से x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया है, और वही पहला स्टेप, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज होना है। a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो उसको आप इस फॉर्म में, फैक्टराइज की फॉर्म में लिख सकते। तो सबसे पहले मैं इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। x² को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और स्क्वायर जो है इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। इसको जब मैं ओपन करूंगा अगर, तो मेरे पास यही x² आ जाएगा। दूसरी तरफ ये 9 है, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि इसको जब ओपन करूंगा तो मेरे पास यही 9 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, a² - b²। ये a², ये माइनस दरमियान में, और ये b²। इनको ओपन करेंगे तो वापस इसी इक्वेशन पे आ जाएंगे। और जब आपके पास a² - b² आ गया तो आपने इन दोनों टर्म्स को x +3 एक दफा और एक दफा x - 3 प्रोडक्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वेशन जो है ये फैक्टराइज हो गई, दो फैक्टर आ गए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अब इनको दोबारा से हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा। x + 3 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से ये जो +3 है राइट साइड पे आके -3, और x की एक वैल्यू मिल गई मुझे। और जब मैंने इस दूसरे फैक्टर को इक्वल किया 0 के, तो ये -3 राइट साइड पे आके +3, और x की एक वैल्यू 3 मिल गई मुझे। और यही मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको मैंने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का 17th पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो कि प्योर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा लिखेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये 15 जो इस राइट साइड पर है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर ये -15 होगी, और ये मेरी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसमें स्क्वायर टर्म मौजूद है और कांस्टेंट टर्म मौजूद है। x की पावर 1 ये टर्म मेरे पास मौजूद नहीं है। ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसमें सिंपल जो है मुझे 5 दोनों टर्म्स में कॉमन नजर आ रहा है, तो ये 5 मैंने ले लिया। जब कॉमन ले लिया 5, तो इस टर्म में से मेरे पास सिर्फ x² रह गया, और इस टर्म में से मेरे पास सिर्फ -3 रह गया, क्योंकि 5 × 3 जो है वो 15 हो जाता है। इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करूंगा। ये दो फैक्टर्स हैं, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले 5 = 0 किया, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 5 तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अब अगला फैक्टर x² - 3 = 0, इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये -3 इक्वेशन की राइट साइड पे आई तो +3 हो गया। x² किसके इक्वल आ गया? 3 के। अब स्क्वायर को रिमूव करना है, हमेशा रूट लेंगे दोनों तरफ रूट ले लिए। यहाँ पर इस रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। जब इस रूट को सिंप्लीफाई किया तो √3 तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इसलिए ये एज इट इज ही आ गया। +- √3 दोनों सिंबल साथ आएंगे। जब आप रूट को सिंप्लीफाई करते हैं +- सिंबल दोनों साथ आते, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है √3 और +- ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 17 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही मुख्तसर सा क्वेश्चन है ये, फिल इन दी ब्लैंक्स हमने करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इजी, ax² + bx + c = 0।
स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी आपने लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपकी ये स्क्वायर टर्म जो है यही सारी 0 हो जाएगी और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और अब सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3। 3 हमने मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लर्न किए थे। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। थर्ड में आप देखते हैं द नेम ऑफ मेथड टू डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको डिराइव किया था और उसके लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज किया, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हमें दी गई थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई थी और इसकी मदद से हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। और अब देखते हैं 4, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने ये पढ़ा है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया, यही इसका सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो ये है। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना है। इसको 25x² को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो 5x आ गया, इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। अब a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, दोनों को एक दफा प्लस लिख लिया, एक दफा माइनस लिख लिया, और जब इनको इक्वेट किया 0 के तो x की एक वैल्यू -1/5 मिल गई और दूसरी 1/5 मिल गई, तो ये इसका आंसर आ गया, प्लस और माइनस 1/5। नंबर 6 को देखते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 to the power x माइनस 3 into 2 to the power 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, जो वेरिएबल है x है वो पावर में आ रहा है, तो जिन इक्वेशंस में वेरिएबल जो है वो पावर में आएगा उन्हें हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 9, इसका वो सॉल्यूशन सेट आपसे पूछ रहा है, तो आपने सिंपली दोनों जो टर्म आपको नजर आ रही हैं उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। x को आपने अंदर लिख लेना ब्रैकेट के, और स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही x² आ जाएगा आपके पास, यही टर्म आ जाएगा। -9 को आपने 3 का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया -9 को। अब आपके पास वही a², दरमियान में माइनस आ रहा है, दूसरी टर्म b² आ गई, ये इक्वल टू 0 है। इस तरह का जब a² माइनस b² वाला आ जाए, एक दफ़ा x प्लस 3 कम्बिनेशन और एक दफ़ा x माइनस, दोनों को ब्रैकेट में, और ये फैक्टर फॉर्म में आ गया इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि x के 2 रूट मिल रहे हैं, जब इनको हम अलग-अलग इक्वेट करेंगे 0 के तो एक +3 वैल्यू आ जाएगी और एक -3 आ जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, इसी तरह के क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में देख चुके, तो आपके पास आंसर आ गया इसका +-3। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है और सीक्वेंस में ग्रेजुअली पावर कम हो रही है, x3, x to the power 2, x to the power 1 + 1 इक्वल टू 0। तो आपको ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस किस्म की इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी, तो इसका आंसर आ गया रेसिप्रोकल इक्वेशन। 2 टाइप थी रेसिप्रोकल इक्वेशन की, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। और अब पार्ट नंबर 9, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है उसको आप रूट भी कहते हैं और सोल्यूशन भी कहते हैं। विच डू नॉट सेटिस्फाई, ऐसा रूट जो हमें इक्वेशन को सॉल्व करने से जिसकी वैल्यू तो मिल जाए लेकिन जब हम उस वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं वो तो उसको सेटिस्फाई ना करे, उसकी दोनों साइड्स ना बैलेंस आए, ऐसे रूट को विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, उसको एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। और अब लास्ट 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल्स अंडर रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन
जिसमें वेरिएबल या एक्स जो है वो रूट साइन या रेडिकल साइन के नीचे आ रहा हो, उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो इख्तिताम हुई, खत्म हुआ। ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर था और क्वेश्चंस भी काफी लेंथी थे, लेकिन मैंने कोशिश की है, ट्राई की है कि आपको इस तरीके से ये समझाया जाए कि ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके लिए इजी करके मैंने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।